नमस्कार साथियों, मैं लवकेश साय आ गया हूँ लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी जो सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट टेट एग्ज़ाम या KVSD ट्रिपल एस बी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अरस्तु के अनुसार मित्रता के 3 प्रकार हैं। अब अरस्तु ने मित्रता के बारे में बताया था कि ये इतने टाइप की मित्रताएं होती हैं, 3 टाइप की मित्रता होती है। तो इनमें से कौन सी वो 3 है और एक नहीं है? तो पहले सच्ची मित्रता, दूसरी रुचिकर मित्रता, तीसरी लाभ की मित्रता, चौथी सुख की मित्रता। और सच्ची मित्रता में क्या होता है, इसमें जो होते हैं दोनों जो होते हैं, मतलब 2 फ्रेंड या 3 फ्रेंड्स जो भी जितने भी होते हैं, ये एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हैं। मतलब होता है ना कि जो मैच्योर जो बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो ऐसे फ्रेंड्स उसके रहते हैं, 1 या 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, जो एक दूसरे का वो सम्मान करते हैं। मतलब होता है ना कि उनमें ये नहीं दिखाया था कि वो लाभ के उद्देश्य से दोस्त हैं या उनको प्रॉफिट है या फिर सिर्फ एक दूसरे से काम के टाइम पर ही बात करेंगे। जैसे मुझे कुछ काम हुआ तो मैं सिर्फ उसे तभी फ़ोन मिलाऊंगा या मैं सिर्फ उसे तभी मिलने के लिए जाऊँगा। ये मित्रता होती है एकदम सच्ची वाली, कि इसमें बंदा किसी प्रॉफिट के लिए नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ यह है कि हम एक दूसरे से सम्मान करते हैं और ये मित्रता सबसे अच्छी रहती है। तो पहली मित्रता तो होगी, तो सच्ची मित्रता तो है, सच्ची मित्रता है पहले वाली तो होगी। दूसरी है रुचिकर मित्रता, ये कोई मित्रता नहीं है। तीसरी है लाभ की मित्रता। लाभ की मित्रता में ये होता है, इसमें उपयोगिता देखी जाती है कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो तब तक ही दोस्त हैं एक दूसरे के जब तक वो उनको एक दूसरे से लाभ हो रहा है। यदि आप उसकी हेल्प कर रहे हो जब तक और आप उसकी बात मान रहे हो तो तब तक तो वो आपसे बात करेगा या और आप उससे बात करोगे। लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाएगा या उसको आपसे काम नहीं पड़ेगा तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा, बहुत दिनों तक बात नहीं करेगा। लेकिन जब काम पड़ेगा तो फिर आपको कॉल मिलाएगा या आपसे मिलने के लिए आएगा। तो यानी मित्रता बेकार होती है जो लाभ वाली होती है। और रुचिकर मित्रता कोई होती नहीं है। और तीसरी है सुख की मित्रता। अब इस मित्रता में क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपके जो अच्छे मोमेंट्स हैं या फिर आपके जो अच्छे यादगार जो पल हैं आप उन्हें एक दूसरे से शेयर करते हो। अच्छे टाइम को शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, बुरे टाइम में आप शेयर नहीं करते हो। बुरे टाइम की बातें भी नहीं बताते। मतलब जो अच्छा टाइम है सिर्फ आप वही चीज़ें शेयर करते हो, अच्छे पल जो आपकी लाइफ के होते हैं और उनके साथ अच्छे पल स्पेंड करते हो। लेकिन जो आप बुरे हालात में होगे तब आप उनको याद नहीं करोगे। तो ये मित्रता भी इतनी अच्छी नहीं है अरस्तु के अनुसार। लाभ वाली मित्रता भी बेकार। और रुचिकर मित्रता तो कोई होती नहीं है, होती है सच्ची मित्रता और सबसे बेस्ट वाली ही रहती है। लेकिन अरस्तु ने 3 मित्रता बताई है, पहली, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी है, ACD, ये ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक चिंतन के निम्न चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब एक बच्चा है जो क्रिएटिव है, क्रिएटिव थिंकिंग करता है। अब वो क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो कैसे डेवलप होती है, उसकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, मतलब उसके स्टेप्स होता है। क्रिएटिव थिंकिंग के जो स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर दिया उद्भव, सत्यापन, स्पष्टीकरण, अभिज्ञान। बच्चा सबसे पहले क्या करता है इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 4 3 2 या 4 1 3 2। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो बच्चा है अभिज्ञान करता है। अभिज्ञान मतलब बच्चा पहले देखता है कि समस्या का समाधान कैसे करें। मतलब कोई प्रॉब्लम आई उसके सामने, कोई मैथ का सवाल हुआ तो सोचेगा कि इसका मैं सॉल्यूशन कैसे करूं। सबसे पहले ये तो माइंड में आएगा कि इसका समाधान कैसे करें। ये थोड़ी ना कि एकदम ही बच्चे का माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग वाला बच्चा है तो एकदम ही वो उसका क्वेश्चन सोल्व कर देगा कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा। पहले वो सोचता। तो अभिज्ञान पहले अपने ज्ञान के अंदर लेकर आता कि मुझे सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आपका पहले नंबर पर तो ये आएगा 4th ऑप्शन। पहले नंबर पर आपका 4th ऑप्शन आएगा, पहले पर 4th आएगा। फिर उसके बाद करता है बच्चा उद्भव। अब उद्भव में क्या होगा, समस्या या समाधान विचार की कमी के कारण। अब देखो क्या होता है इसमें जो बच्चा है उसके ने दिमाग में बहुत सोच लिया। उसका क्रिएटिव जो थिंकिंग वाला बच्चा है उसने बहुत सोचा, उससे सोल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। तो वो क्या करेगा, वो उस क्वेश्चन को जो वो प्रॉब्लम है उसको छोड़ देगा कुछ टाइम के लिए और उस प्रॉब्लम के बारे में एकदम ही भूल जाएगा।
भूल जाएगा मतलब, क्योंकि अभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, चलो मैं इतना कुछ और काम कर लेता हूँ, मतलब कि बाद में निकल जाए, क्या पता अभी माइंड वर्क ना कर रहा हूँ, क्या पता अभी दिमाग में ना आए, बहुत प्रयासों के बाद नहीं आ रहा दिमाग में सॉल्यूशन, तो वो कुछ और काम में लग जाता है। उद्भवन का मतलब यह होगा कि बहुत प्रयासों के बाद भी बच्चा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है कि एकदम माइंड में क्या था, थिंकिंग आए, एकदम से विचार आए, इस तरीके से। तो सेकंड नंबर पे आपका ये होगा। उसके बाद क्या करता है बच्चा, स्पष्टीकरण। और स्पष्टीकरण में क्या होता है, बच्चा ने प्रॉब्लम देखी, सबसे पहले बच्चे ने सोचा कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी, सोल्व नहीं हो पाई बच्चे से, बहुत प्रयासों के बाद उसने छोड़ दिया, उद्भव तक पहुंच गया। उद्भव के बाद उसने देखा, उद्भव के बाद बच्चा कुछ और काम कर रहा है, मतलब कुछ भी अदर वर्क कर रहा है, और उसके माइंड में एकदम ही थॉट आया कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से या फिर इस फॉर्मूले से हो सकता है, तो बच्चे के माइंड में एकदम क्लिक हुआ, तो वह है स्पष्टीकरण, वह है स्पष्टीकरण में। उसके माइंड में जैसा थॉट आया कि भाई ये क्वेश्चन इस मेथड से हो सकता है, या फिर इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ, या फिर मैं इस स्टेप को इसमें ऐड करूँ क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो स्पष्टीकरण के लिए क्या करेगा, वो उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, और सोल्व करने के बाद जब उसका आंसर निकल जाएगा तो उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन में वो होगा आंसर चेक करेगा वो कि इस तरीके से कि इसका आंसर यही निकल रहा है या नहीं निकल रहा किसी और मेथड से, या फिर जो बुक में मेथड दे रखा है उस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये आएगा थर्ड नंबर पे। और सत्यापन जो आपका एकदम ये लास्ट वाला, ये लास्ट में एकदम फोर्थ वो ऑप्शन में है। तो आपको देख लीजिए, पहले पर आपका फोर्थ है, फोर्थ, दूसरे पर आपका पहला है फर्स्ट, तीसरे पर आपका तीसरा ये, और चौथे पर आपका दूसरा है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव का शंकु किसने प्रदान किया? ब्लूम, फ्रॉयड, डेल, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो आपके डेल थे, एडगर डेल, इन्होंने दिया था अनुभव का शंकु, और इन्होंने जो शंकु दिया था ये कुछ इस तरीके का था। तो इसमें बहुत सारी लाइन थी, और इसमें ये लाइन कितनी, यहाँ पर ये है इस तरीके से 11, मतलब एक यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ है, पाँचवीं यहाँ है, छठी यहाँ है, इस तरीके से। तो इन्होंने इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर पार्ट्स में अलग चीज़ बताई है। जैसे कि सबसे पहले पार्ट में आपका बच्चे को जो है कि चित्र दिखाना हो गया, सपोज डेट कि चित्र दिखाना हो गया बच्चे को। दूसरे पार्ट में आपका प्रदर्शन हो गया। तीसरे में उस बच्चा खुद नाटक, खुद प्रैक्टिकल करके देख रहा है, इस तरीके से। एक में आपको श्रवण जो है, आपको सुनने वाले जो संसाधन है उनका यूज़ किया गया है। एक में देखने वाले, एक में तीनों का यूज़ किया गया है, जिसमें आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो इन्होंने दिया था ये सिद्धांत, एडगर डेल ने। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवीणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल, केंडलर, कोहलर या ब्रिक ने। तो ये इसका ऑप्शन भी फर्स्ट है। जो हल थे, इन्होंने जो है समस्या समाधान के जो ये लक्ष्य प्रवीणता की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने 1932 में दिया था। और जो इनकी जो सिद्धांत है कि बच्चा कैसे सीखता है, या बच्चे के बारे में इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया, ये पावलोव और थॉर्नडाइक के नियम पर आधारित है। अब इसमें नियम पर आधारित है मतलब कैसे? इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, ये तो समस्या समाधान के अंदर आ गया। ये तो समस्या समाधान के अंदर आपने लक्ष्य प्रवीणता की बात करी है, लेकिन जो एडगर नहीं, जो आपका ये है डेल है, ये आपके क्लार्क, हल, इन्होंने बताया कि बच्चा कैसा सीखता है, अधिगम बच्चे में कैसा होता है। तो बच्चे की जो आवश्यकता, आपको अगर कुछ आप सीखते क्या हो, जब आपकी आवश्यकता होती है, आपकी आवश्यकता, आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो चाहता है कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले जिससे उसका प्लेसमेंट हो और उसकी जॉब लग जाए। तो बच्चा क्या करेगा, उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स करेंगे जो भी है, उसको अच्छे स्कूल में गिरेंगे पहले तो, अच्छे स्कूल में। तो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता तो अभी तो नहीं है, लेकिन जो बड़ा होगा तो उसको जॉब चाहिए होगी, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। अपनी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के बाद ही बच्चा अधिगम कर पाता है। जैसे कि उसकी आवश्यकता है अच्छी जॉब, तो पहला स्कूल में एडमिशन लेगा अच्छी जॉब के लिए। अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, अच्छे कॉलेज से प्लेसमेंट होगा बच्चे का। तो उसकी आवश्यकता क्या है, जॉब। लेकिन वो उसने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे जॉब चाहिए, तो उस जॉब तक प्राप्त जाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब प्रोसेस में क्या आएगा, स्कूल आएगा, फिर कॉलेज आएगा,
कॉलेज के बाद प्लेसमेंट होगा, फिर उसको जॉब मिलेगी। तो बच्चा जो ये प्रक्रिया है वो इस प्रक्रिया के द्वारा ही सीख रहा है। इस प्रक्रिया में बच्चा सीख रहा है कुछ, तो उसका अधिगम हो रहा है। अधिगम मतलब सीखना ही तो हुआ। तो आपका ये समस्या समाधान का जो लक्ष्य परिमितता का कॉन्सेप्ट है ये हल ने दिया है, क्लार्क हल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद का जो एजुकेशनल जो वो है ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, ऑब्जेक्टिव जो है उसका वो क्या है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका बुद्धि का विकास। आदर्शवाद क्या चाहता है कि बच्चे का बुद्धि का विकास हो, बिल्कुल। सत्य विचार की खोज, बच्चा रियल जो कॉन्सेप्ट है या रियल जो चीज़ है सत्य ज्ञान की खोज करे, ये भी चाहता है। चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण हो बच्चे के, बिल्कुल सी उपरोक्त सभी। तो आदर्शवाद इसकी भी बात करता है, सत्य के विचारों की खोज की बात भी करता है, चरित्र निर्माण की बात करता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसमें आदर्शवाद के अंदर और भी उसके उद्देश्य होते हैं जो जिसकी आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि बच्चा किताबी नॉलेज की जगह वैसी नॉलेज है जो व्यवहारिक नॉलेज होती है, चीज़ों को समझे, बातों को समझे, अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक चीज़ों के बारे में जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग बच्चों को होने की संभावना है। अब क्या, और जो ऑर्थोपेडिक क्या होता है आपके जो होता है ये बोन से रिलेटेड होता है, और विकलांग बच्चों में जो ऑर्थोपेडिक जो विकलांग बच्चे होते हैं उनमें होती है जो मेन जो प्रॉब्लम होती है उनको करने सीखने में काम करने में वो होती है डिस्ग्राफिया, लिखने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने से, ग्राफिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लिखेगा ही, वो अपनी फिंगर से जो भी कोई काम करता है, कुछ भी काम करता है, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाता हो या मिट्टी से खेलता हो या ड्राइंग बनाता हो या लिखता हो, सभी काम जो वो हाथ से करता है उनमें बच्चों को दिक्कत होती है डिस्ग्राफिया में। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है डिस्ग्राफिया ठीक है। इसमें बच्चा लेखन विकार आ जाता है बच्चे के अंदर, मतलब वो उंगलियों से काम नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? और समावेशी शिक्षा किसकी बात करती है? समावेशी शिक्षा में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अगर, तो बच्चा जो है सेम स्कूल में पढ़ता है, जो बच्चे स्पेशल जो बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में लिखने में, उनको सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। उनको सेम क्लास में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांतों की एक आम समझ विकसित करना। मतलब समावेशी शिक्षा के जो बेसिक जो वो है हमारे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, ये उनकी बात करता है कि बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सब बच्चे समान हैं। ऐसी जो है कुछ बातें हैं इसकी जो बहुत बेसिक है और इनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसकी बात करता है, पहला ऑप्शन ठीक है। शैक्षिक सुधार में जुड़ाव के लिए सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन बनाना, मतलब ऐसा डिजाइन बनाना एजुकेशन के अंदर जो सभी के लिए समान हो। मतलब जो स्पेशल बच्चा है वो भी स्पेशल बच्चा नहीं है, मतलब जो सामान्य बच्चा है उसके लिए भी, मतलब सबके लिए समान। मतलब एजुकेशन सिस्टम हमको ऐसा बनाना जो सबके लिए सब पर लागू हो सके। ये नहीं कि सिर्फ जो स्पेशल बच्चे सिर्फ उनके लिए लागू उन पर ही वर्क कर पा रहा है, उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है, जो सामान्य बच्चे उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अलग अलग शिक्षा नहीं देनी, शिक्षा होनी चाहिए ऐसी जो सबके साथ हो, सबकी एक जैसी हो और समान हो। कोई किसी के लिए अलग ना हो, जैसे स्पेशल बच्चों के लिए अलग और सामान्य बच्चों के लिए अलग, ऐसा नहीं है। तो ऐसा डिजाइन बनाना हमें है एजुकेशन का जिसमें सबके लिए समान हो। तो दूसरा भी है समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है। तीसरा, समावेशी वातावरण बनाने के लिए और विश्वविद्यालय में सीखने और शैक्षिक नीति और अभ्यास को आकार देना। मतलब समावेशी वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में टीचर को या फिर टीचर को कि सब बच्चे पढ़ सकें, विश्वविद्यालय में भी, और ऐसी नीतियाँ बनानी है जो सबके लिए बेनिफिट हो और बच्चे अभ्यास कर सकें, मतलब सीख सकें चीज़ों को। तो ये इसके जो उद्देश्य है वो तीनों हैं ऊपर के। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया ज्ञान को स्मरण करने या प्रकट करने में मदद करती है? इसे प्रश्न पूछने में किस सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है? अब ये कौन सा सिद्धांत है? तो यह आपका है संचार सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, मेयोटिक सिद्धांत या पारस्परिक जांच सिद्धांत। तो आपका जो ये सिद्धांत है ये है मेयोटिक। इस सिद्धांत में बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बच्चा अपने माइंड पर जोर डालता है, क्वेश्चन का आंसर देता है, इस तरीके से बच्चे को वो चीज़ याद रहती है। मोल्डिंग में होता है मॉडिफिकेशन, संचार, कि आप एक दूसरे से संचार कर रहे हो, और ये जांच सिद्धांत तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको जो समय बेस्ट ऑप्शन है वो मेयोटिक है, मेयोटिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारक हैं जो कक्षा के प्रदर्शन में छात्र के असफल होने का नेतृत्व करते हैं। मतलब बच्चा सीख नहीं पा रहा या उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा पा रहा, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा क्लास में, उसका क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की क्लास में उसके स्टूडेंट्स, उसके कुछ क्लास में ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो जिनके साथ उस बच्चे की ना बनती हो, या वो बच्चे उस पर्टिकुलर उस बच्चे को डराते हो, धमकाते हो, उनके डर के मारे क्लास में वो अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पा रहा हो। सामने अगर टीचर ने किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला या फिर कोई 5 लाइन बोलने के लिए बोली है, तो वो सामने जैसे वो स्टेज पर आता है, क्लास में सब बच्चों के सामने खड़ा होता है ब्लैक बोर्ड के पास, और कुछ बोलने की कोशिश जैसे करता है, तो वो सामने वाला बच्चा उसे डरा देता हो, जो क्लास का जो सबसे खतरनाक बच्चा है। मतलब जो सबसे होते हैं ना क्लास में कुछ बच्चे जो बहुत ही उद्यमी होते हैं, उनको हेल्थ में अच्छे होते हैं और दूसरों को डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो ऐसा ही हो सकता है। अंडर अचीवमेंट, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है अंडर अचीवमेंट, दूसरा अवसाद, तीसरा सहपाठियों का दबाव, आत्मसात, और चौथा उपरोक्त सभी। तो अंडर अचीवमेंट का मतलब है कि बच्चे ने जितना सोचा था उतना वो ना कर पा रहा हो, और उसको इस बात का चल गया पता कि भाई मैंने इतना पढ़ा लिखा, उसके बाद ही मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाए। इसका मतलब उसके माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी नहीं कर पा रहा, और दूसरे बच्चों को इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो कम पढ़ते हैं, बच्चों के माइंड में आ जाती हैं ऐसी बातें, तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि जब मेरे पढ़ के भी इतने आ रहे हैं और बिना पढ़ के भी 2 या 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करूँगा पढ़ के। मतलब बच्चे के माइंड में ये चीज़ आ जाती है। तो अंडर अचीवमेंट ये इसका रीज़न हो सकता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, जब बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ये ऊपर वाले से रिलेटेड है अंडर अचीवमेंट से। बच्चे ने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा लिखा, दिन रात एक कर दी, लेकिन उसके मार्क्स किसी भी रीज़न से कम आए, तो डिप्रेशन में चला जाए कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, उसके बाद ही मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, फिर भी उसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी। इससे भी, और सहपाठियों का दबाव, सहपाठी मतलब सहपाठी वो नहीं है कि जो उसके फ्रेंड है, सहपाठी मतलब जो क्लास में उसके साथ पढ़ते हैं। अब उनका दबाव, बच्चे उन्हें डराते हैं, धमकाते कि अगर तेरे इसमें सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ गए तो तू पिटेगा या उसका होमवर्क फाड़ देना। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो सामने वाले को परेशान करते हैं, मतलब सामने वाले को आगे ना निकलने देना, तो उनका दबाव रहता है कि तू पिटेगा अगर तेरे इस टेस्ट में ज़्यादा नंबर आए। तो बच्चा डर के मारे भी तो ये भी चीज़ें नहीं करता कि मुझे मारेगा या फिर पीटेगा या फिर मैं चीज़ फाड़ देगा। मतलब जो बच्चे को एक डर आ जाता है माइंड में। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी। ये सभी रीज़न है बच्चे के अच्छे प्रदर्शन ना होने के। और लास्ट क्वेश्चन आपका, अगर आपको पता चले कि एक छात्र के पिता HIV पॉजिटिव का परीक्षण करा चुके हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे को अलग से बैठने के लिए कहेंगे, नहीं। आप एक अच्छे टीचर हो तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। माता पिता से बच्चे को वापस लेने को कहोगे कि आप इसे स्कूल मत भेजो और आप इसे अपने साथ ही रखो, ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कहोगे। कक्षा को जानकारी का खुलासा करेंगे। अब उस बच्चे के पिताजी ने HIV पॉजिटिव का टेस्ट कराया, तो आप एक टीचर हो, आप ये इस बात का मतलब सबको खुलासा कर दोगे, सबको बता दोगे कि इसके पापा HIV पॉजिटिव है। अब बच्चों में क्या होता है, आप ऐसा भी नहीं करोगे। उसे दूसरों की तरह पढ़ाई जारी रखने के लिए कहेंगे, बिल्कुल ठीक। 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3rd ऑप्शन देखिए, बच्चे को जानकारी का खुलासा करें, है ना। क्लास में आपने जानकारी का खुलासा कर दिया। अब बच्चे 5वीं क्लास के हैं, छोटे बच्चे, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल, मतलब ये बीमारी फैलने वाली है एक दूसरे के साथ बैठने से, छूने से, या फिर ना फैलने वाली है। वो तो ये सोचेंगे इसके पापा को बीमारी है और ये इससे बीमारी हमें ना हो जाए। तो उस बच्चे को लेकर, पर्टिकुलर बच्चे को लेकर और सब बच्चों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी, वो उससे दूर रहेंगे, है ना। और पेरेंट्स भी बहुत से होते हैं जो, अगर उनको पेरेंट्स को पता चली, बच्चों के पेरेंट्स को, उन्हें बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होती कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, तो वो भी यही सजेस्ट करेंगे अपने बच्चों को, बेटा तो दूर बैठिए उस बच्चे से। अब ऐसे में उस बच्चे के माइंड में एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, एक अलग थिंकिंग आएगी कि मेरे साथ दूर बैठ रहे हैं। और आप एक टीचर हो, अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि जो ये
आपकी जो ये HIV है, ये जब फैलता है जब आप उस HIV जो भी पर्सन है, कोई अदर पर्सन है उसको HIV है और उसका ब्लड आप में चढ़ा दिया तो आप में फैलेगा ये वो। या फिर आप उस HIV जो पर्सन है जिसको भी ये बीमारी है उसको जो उसने सिरिंज लगवाई है कोई, और वो वही सिरिंज आपको लगा दी जाती है तो आपको पक्का HIV हो जाएगा। लेकिन ये वैसे नहीं होएगा कि आप साथ बैठ रहे हो, आप हवा से फैलने वाला या फिर पानी से फैलने वाला या फिर हाथ मिलाने से या फिर आप गले मिल रहे हो या फिर आप कपड़े शेयर कर रहे हो या फिर साथ में सो रहे हो बेड पर, तो इन चीज़ों से ये नहीं फैलता HIV जो आपका। एक टीचर होने के नाते आपको पता होना चाहिए, और आप इन ऊपर जो 3 ऑप्शन है इनमें से कोई सा नहीं करोगे, आप करोगे 4th वाला। सामान्य बच्चे से तो उसे पढ़ाओगे जैसे आप और बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर CDP के 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।